बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? आप सुनाइए। कराची का कैसा दौरा रहा और इस्लामाबाद? कभी कराची से कभी इस्लामाबाद जाना है कि क्या करी जाना है? वो तो पिछले हफ्ते जिक्र किया था आपसे मैंने जी। कुछ तो अभी मजीद। क्या हो रहा है? एनीवे, MKM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राब्ता कमेटी के अजलास के बाद, और उन्होंने मेरे फेवरेट डॉक्टर इशरत अब्बाद साहब से मुतालबा किया है कि वो फिल फॉर गवर्नर सिंध के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। और उनका हमारे से नाम लिया गया था, हमने इनको नॉमिनेट किया था। इन्होंने पहले बड़ी अच्छी खिदमत ज़ाहिर की, उसके बाद हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती के और इंतकामी कार्रवाइयों के पहाड़ तोड़े गए, उसके ये टस से मस नहीं हुई। ना इन्होंने कोई निगरान कमेटियाँ बनवाई, किसी कोई जुल्म ज़्यादती जो MKM पर रवा रखी गई है उस पर इन्होंने आंखें, कान और मुंह और नाक बंद किया रखे, और हम पर दरवाजे भी बंद कर दिए और हमें बेड़ियों जो थे उनके आगे फेंक दिया। तो हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये MKM की वजह से गवर्नर बने थे, तो MKM इनसे मुतालबा करती है कि ये इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन्होंने ज़्यादतियों, यानी मतलब है कि जो कुछ MKM के ख़िलाफ़ हो रहा है उसमें ये पार्टी है या पैसिव रेजिस्टेंस दी है इन्होंने। मतलब मुख्तसर ये बात। नंबर 2, फिर हम इसी पर बस नहीं की, या तो इसी पर कायम रहते। अफसोस तो ये नवाबजा नसरुल्लाह खां है, अफसोस तुम न किसी बात पर पूरे उतरे, ना वफाएं तुम्हें आई ना जफाएं तुम्हें आई। फिर कहते जी अगर वाकई ये बड़े सीरियसली हमारे पैरोकार हैं तो तायब होके इस्तीफा दे के, हमारा हमारे मिल जाए हमारे ये को। 10 आरफ साहब मतलब की वही बात यह है कि अनफॉर्चुनेट। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका मुतालबा पूरा होता नज़र आ रहा है। आप कितने रोज से कहते थे कि इशरत, आप अंदाज़ा करें नहीं तो कि मैंने तो रिकन्सिडर करना ये पड़ेगा। डॉक्टर इशरत जो मैंने हैं, कहा मुझे तो अब वापस लेना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करूँगा कि 27 दिसंबर 2002 से गवर्नर चले आ रहे हैं, यानी अपने 13वें साल में कई सदर, 3 तो सदर ला चुके हैं मेरे ख्याल से। वो कई वज़ीर आज़म। अब लेकिन मेरी अपनी दानिश में उनको नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी राय बदल रहा हूँ, क्योंकि MKM चाहती है कि वो चले जाएं, इसी को ठीक कर रहे होंगे काम। नहीं, पर आपसे बेहतर तो कोई नहीं है मैं इसमें। मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं अब ये तो खैर नॉन सीरियस बात कर रहा था, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। गवर्नर जो है, अगरचे हमारी पार्टियां उनको नॉमिनेट करती हैं। रजवाना साहब जो है वो यहाँ, रफ़ीक रजवाना, हाँ जी। यहाँ पे गवर्नर लगे, मुल्तान से तल्लक है, सेनेटर थे, PMLN के ख़ास दस्तराज थे। लेकिन अब जब गवर्नर लग गए वो, तो पूरे सूबे के गवर्नर हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पंजाब में ये ट्रेडिशन है कि गवर्नर जो है वो साउथ से होना चाहिए अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब से है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा है कि लाहौर से ये सलमान तासीर साहब थे जी जी। गवर्नर, लाहौर से शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे ठीक थे। है, लाहौर से मियाँ अजहर थे, एक ही पार्टी में थे ना। इसी तरीके से आपको देखा जाए तो जो चौधरी सरवर साहब हैं वो सेंट्रल पंजाब को कर रहे थे। अब अगर आप ये कहें कि चौधरी सरवर अराइयों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अराई बरदरी जो है उन पर उन्होंने ख़त्म कर दिए कॉन्फिडेंस, तो मतलब आज तो जो कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, यानी इसी तरह बाद खान जो हैं वो सिर्फ MQM के गवर्नर थे, वो पूरे सिंध के गवर्नर थे, बल्कि हैं अभी तो, जिन्हें मुझे मुकर्रर किए गए तो पूरे सिंध के गवर्नर मुकर्रर किए गए। और हमारे यहाँ तो ये भी हुआ ना कि गैर सियासी लोगों को भी गवर्नर बना दिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि ये गवर्नरी का अहदा जब एक दो आप ले लें तो आप पार्टी एफिलिएशन से बालातर होना पड़ता है आपको। और बल्कि रिजाइन करने के बाद भी 2 साल आप जी इलेक्शन नहीं एग्जैक्टली लड़ ये मैं सकते। कहने लगा था कि 2 साल तक ये जो पाबंदी लगाई हुई, इसलिए लगाई हुई है कि आप अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। ये और बात है कि चौधरी सरवर साहब PTI में शामिल हो गए। मेरे नज़दीक ये भी जो गवर्नरी के नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं वो ठीक है, मुझे मालूम है, टेक्निकली स्पीकिंग ये
मेरा ख्याल है कि इस कानून की स्पिरिट के खिलाफ थोड़ा वेग है मेरे ख्याल से। नहीं, एनीवे, कमिंग बैक टू दिस अब गवर्नर, देखे ना, अब आप यही हाल सदर का है। अब जरदारी साहब जो थे वो सदर थे और वो पीपल्स पार्टी के मफादात की आबियारी कर रहे थे, और अगरचे प्राइम मिनिस्टर यूज़ा गिलानी थे, तो ये नहीं कह सकते कि आप, ये नहीं, शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता ये कि आप बिल्कुल ही तनाराकश हो पॉलिटिक्स जाए अलग हो जाए। लेकिन ये कि इस पर मतलब कि भाई ये जो इशरत अब्बास जो है वो अगर MQM को दुम छल्ले हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उनको फारिग कर दिया जाए। अब मेरा और ख्याल है, फारिग होकर जो आपने बात की कि कहाँ चले जाएं, उधर ही वापस चले जाएं। मुझे नहीं समझ लग रही है क्या करे। अच्छा, ये मुझे जो आरिफ निज़ामी साहब पता लगा ना, इनके ये जो स्मेल आई है, अगरचे जिस किस्म के लोग और जिस किस्म की क़यादत और जिस तरह की पॉलिटिक्स MQM खेल रही है और बहुत सारे बाकी सियासी जमातें खेल रही हैं, उसमें तो वो परफेक्टली फिट है। जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करें, आप भी कत्लो गारत में शामिल रहें, और भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग, जितने करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनसे पैसे लूट के अपनी जेबें भरें और कराची को तबाह कर दें। ये इशरत अब्बास साहब पूरी उनकी शराइत पूरी करते हैं। अब उनको मरोड़ पता क्यों उठी, भैड़ी रोंदी यारां नूं लै ना भरावां दा। अभी MQM को आज ये तकलीफ है कि इनको कहीं से स्मेल आ गई है कि इनके जराइम पेशा लोग और जो वो एक अस्करी विंग जिनका आप जिक्र करते हैं जी, उनकी वजह से हो सकता है कि ये MQM की चीर फाड़ में गवर्नर अपना कोई फैक्शन पैदा ना कर ले। इनको अब ये तकलीफ है कि ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। ये आप ठीक कह रहे हैं। ये इनको ये नहीं, हाँ सौलत मिर्जा की फांसी आपको पता है कि होने वाली है जी, और उसके बाद हो सकता है कि उसकी बेवा के हवाले से कुछ मजीद चीजें आनी हैं। चीज़ें सामने आज इसका दिन क्यों चुना गया है? अच्छा, ये तो बात पक्की है। अब दूसरी जो बात यह है कि इशरत अब्बास जो है, इसके बावसफ के MQM ने उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया है, नो कॉन्फिडेंस किया है। मेरा ख्याल है ऑनरेबल चीज़ उनके लिए यही है कि इनफ इज इनफ, रिज़ाइन करें और ये कोई और अर्बन सिंह का नुमाइंदा, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशन है अर्बन रूरल से, तो पीपल्स पार्टी वहाँ अर्बन सिंध का नुमाइंदा ऐसा लगाएं जो वाकई गैर जानबदार हो। अब इशरत अब्बास के भी क्रेडिबिलिटी गैप तो है। आपको मालूम है कि ये 1993 में पॉलिटिकल असेंबली के वहाँ गए थे, और उस ज़माने में जो मिलिट्री एक्शन, उस ज़माने में भी काफ़ी ये काफ़ी एक्टिव थे। एक ज़माने में कहा जाता था कि जो भत्ता माफिया ना, उसमें भी बड़े एक्टिव थे। नहीं, इनके बहुत सारे कत्लों में नाम है जी, वो मैं अब उस NRO में माफिया तलाफियां की वो तो हुई हैं। मिट्टी पाओ ना, जिस तरह चौधरी शुजात को तो क्यों मिट्टी मिट्टी पाओ पाओ? गवर्नर बना दो। यही तो हुआ ना हमारे मुल्क में, इसीलिए तो हमें साल तक पहुंचे हैं कि हमने हर चीज़ को मिट्टी पाव किया। वो आपको याद हम आ तो गया, बार बार कह रहे हैं। वो आपको आपने लतीफ़ा सुना दिया ना मिट्टी पाव का। तो आपको मालूम है कि एक ज़माने में एक होते थे पीपल्स पार्टी में हामिद यासीन, या क्या नाम था, मियां हामिद यासीन, मुस्तफा खार इफ्तिखार तारी, वो जो रेड लाइट एरिया में पकड़े गए थे। रेड लाइट एरिया में पकड़े गए थे। और उस ज़माने में मतलब है कि वो वाकई मतलब जो पीपल्स पार्टी का इमेज था ना कि ये बड़े यार शौकीन है और ये और वो। आपको पता ही है कि मुस्तफा खार साहब तो वहाँ बड़े एक्टिव होते थे, बल्कि शायद एक आध कहते हैं कि निकाह भी वहाँ किया था उन्होंने। तो वो पुलिस ने पकड़ लिया उनको, कोई पता नहीं कौन सी एक्ट में पकड़ के अंदर कर दिया, हवारा कर दिया। जमानत वगैरह हो गई। वो तो पुलिस वाले पैसे लेके नहीं करते ही हैं, तो रोजनामे में नाम आ गया। इतने में इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीत चुके हुए तब तक वो, इतने में वो गवर्नर बन गए। तो वो वहाँ का जो SHO कहते हैं, क्या कहते हैं, जो इलाके का होता है जी, उसने अफसर से वो कहा कि जी ये की करिए था थानेदार ने। उन्होंने कहा यार केस क्लोज कर दे, इसके आगे लिख लूँगा मुलजिम गवर्नर बन गया। तो यहाँ भी ये मुलजिम जो है ये गवर्नर बन गए। अब आप अंदाज़ा करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब गए वहाँ, मीटिंग की उन्होंने, ये जो चल रही है वहाँ की, जो कराची की तरफ है सब बता माफिया का ऑपरेशन जो चल रही है, उसमें DG रेंजर्स और
कोर कमांडर और एलई लॉ इन्फोर्समेंट, और वो मीटिंग अमूमन ऐसी मीटिंग उसमें होती हैं, लेकिन वो वहाँ की गई एयरपोर्ट पर की, और इशरतुल्लाबाद सबको बुलाया नहीं गया। तो वो किसी ने पूछा क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा जी लॉजिस्टिक रीजन से मियाँ साहब ने जाना था। लेकिन इससे आप अंदाजा करेंगे यार ये फिर भी थोड़ा सा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे सामने निकले। मतलब, और वो अभी भी मेरा ख्याल था कि अब तक who is siding with him? मैं तो समझ रहा था And who is कि using him? फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनको आज उन्होंने टाइमिंग क्यों आज की चुनी है? क्योंकि काफी दिनों से वो काफी बेचारे, मैं उनको मिस कर रहा था। देखें बात ये एमक्यूएम इस वक्त टामकटोइयाँ मार रही है, अंडर प्रेशर प्रेशर है जमात। उनकी बात तो ठीक है ना कि यार उन्होंने देखे ना, एक दिन कोई और देखे ना, कैट इज आउट ऑफ द बैग। अच्छा, कि जनाब हमने तो इसलिए गवर्नर बनाया था आपको कि आप हमारे मफादात की करेंगे, सिंध के मफादात की नहीं, या अर्बन सिंध के नहीं। अर्बन सिंध जो है वो कराची है, खसक्कर है, हैदराबाद है, उसके अपने मसाइल हैं, उसमें लोग बसते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट एमक्यूएम मेंबर्स। जब बात सुने चले, अभी आपने बात की थी वो गवर्नर की, एक जरा छोटा सा वाक्य है जो है वाक्य, यानी सुनी सुनाई बात नहीं है, बराह रास्त। लो जी, मलिक गुलाम मुस्तफा खार साहब गवर्नर बन गए दोबारा, और मरहूम हनीफ रामे वज़ीर आला थे, तो उन्होंने पंजाब का दौरा कराया, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पार्टी के चेयरमैन भी थे। तो उसके बाद 7 क्लब रोड जो था वहाँ सरकारी खाना, 7 क्लब रोड जो चीफ मिनिस्टर हाउस कहते हैं इसको, वहाँ खाना किया, और पठाने खां और मलाड़े खां यानी इस तरह के सिंगर और लोग बुलाए, सरैया मुल्तानी कर। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे आए, और ज़ाहिर बीच में वो बैठे राइट पर चीफ मिनिस्टर जो होस्ट थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, और लेफ्ट पर गवर्नर मलिक गुलाम मुस्तफा खार। तो वो थोड़ा सा मशरूब जो था जी, हार्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं, वो चढ़ाई हुई थी कुछ लोगों ने। रामे तो पीते नहीं थे, आपको पता ही। तो वो रहे नहीं पीते शराब? नहीं, मैं राइयां की गल नहीं की थी, हनीफ रामे मरूम की थी। ये दूसरे जो हराई हैं इनके मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा। एनीवे, अब थोड़ा वो गाने शाने वो पठाने खां सुना रहा है कोई अपना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो उन्होंने हनीफ रामे जो साथ बैठे थे, उनका भाई हनीफ फरदौस को बुलाओ, जो मशहूर एक्ट्रेस, बड़ी खूबसूरत खातून। अब वो कुछ आगे से चुप, वो फिर उन्होंने कहा भाई फरदौस को बुलाओ। वो कोई अच्छा सर मैं कुछ करता शरीफ आदमी ज़रा अजीब मखमसे में पड़ गया। तो अब 2-3 दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अच्छा ये आपको पता है कि ये शाम की जो महफिल राई वाले लोग हैं ना, जहाँ उनकी सुई अट जाए फिर अट जाती है। लो जी, उन्होंने फिर कहा भाई फरदौस को बुलाओ। मुस्तफा आप फरदौस को बुला सकते हो? उनका जी आप हुक्म दें, मैं 2 मिनट में बुला देता हूँ। तो ये तो ऐसे किस्से भी किसी वक्त आप शो में ज़रा तारीखी वाक़या। तो आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये मशागल जो है ना, ये लोगों के चलते रहते हैं। आप जो वो मुस्तफा खार का हवाला दे रहे थे ना, उस हवाले से, लेकिन इशरतुल अब्बाद जो है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ हु इज़ बैकिंग हिम, नंबर 1, किसके मकासद के लिए काम कर रहा है, एमकेएम को उस पर हमले करने की जरूरत क्या है? मैं ये कहता चाहूँ आपको कि ज़ाती तौर पे एक बड़ा शरीफ आदमी में से हो। क्या है शरीफ आदमी? कौन? इशरतुल अब्बाद जो है, जिस बैकग्राउंड का आदमी है उसका शराफत से क्या ताल्लुक है? देखिए ना, मेरा यार मतलब है आपका कि मुझे पता है, मैं उसकी फैमिली में है ना, उसका आपको पता ना, उसका एक साइकोलॉजिकल भी एक डैमेज हुआ कि उसका एक इस ऑपरेशन में दौरान एक बच्चा मर गया था, उसका भी उसको बहुत कलक हुआ। इनका हाँ, मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है, हो सकता है मैं गलत लेकिन ड्यूल नेशनल इधर की भी शौरियत, वो तो वो अच्छा, जितने नेगेटिव्स है वो सारे पूरे करता। मुझे एक पॉजिटिव क्वालिटी बताए। ड्यूल नेशनलिटी में क्या चौधरी सरवर, और ये सालद मिर्जा जो है उसका भी इसने लेटर लिखा कि इसकी माफी कराओ जी। तो यही असल जो आपके बकौल आपके मरोड़ी है। अच्छा चले, इसके अलावा भी अभी वो कहते जी आप ब्रेक ले लें, तो मैंने आपसे कुछ और बातें करनी है, कुछ और पर्दा नशीनों की, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आरिफ निज़ामी साहब। इकानमी के ऊपर आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उससे भी बड़ा एक बॉम्बशेल वहाँ एक वो सैमुअल हर्श या क्या नाम है वो सीबे पहले, हाँ, वो पहले भी बढ़िया किताबें लिख चुके हैं, कंट्रोवर्शियल। हाँ, ये असामा बिन लादेन के इशू पर क्या पुलिट्जर प्राइज विनर हैं और ये इसने बड़ा काम किया। ये जो अल गरेब में नहीं, जो वो प्रिजन था जहाँ पे इराक में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया गया, प्रिजनर्स को कुत्ते छोड़े गए, उन पे जो कुछ भी किया गया और क्या मैं बयान करूँ, उसकी भी इंकशाफ इसने किया। इसी तरीके से वियतनाम वॉर में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, माइला मैसेकर, जिससे वियतनाम वॉर की जहत बदल गई, वो भी इसी का स्कोप था। न्यूयॉर्कर में लिखते हैं, लेकिन ये लिखा है कोई लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में मौसूफ ने। ये मसला ये है कि गुलाम हसन साहब, आपको भी पता है, मैं भी इसी प्रोफेशन जो जर्नलिज्म से, आप भी इसी से, ये जहद मुसलसल चीज़ रहती है। अब मौसूफ 78 साल के हो गए, नहीं तो उन्हें तो ले आओ। नहीं, मेरा तो ख्याल है कुछ 17-72 हो गए हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने इंकशाफात किए ना, ये ही बड़े खौफनाक हैं। पहले मैं इंकशाफात आपको बता दूं, फिर उसके बारे में। अच्छा, एक वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ तो ये आम तासर है ना, शकील अफरीदी जो है, डॉक्टर शकील, उसको भेजा उन्होंने। सबसे पहले तो कहते हैं कि एक आदमी जो है ISI का साबिक अफसर, एहलकार, वो अमेरिकन CIA के पास चला गया, ठीक है ना, और वहाँ जाकर उसको कहा कि भाई मुझे $25 मिलियन दें, मैं आपको बताता हूँ कि उसामा बिन लादेन जो है कहाँ छुपा हुआ है एबटाबाद में। उसका उन्हें फिर अमेरिका से लाई डिटेक्टर टेस्ट लेके देखा तो बकौल 10,000 लफ्ज़ के पीस के, ये ठीक निकली बात। फिर उन्होंने एक, वो कहते हैं मेजर डॉक्टर आमिर अजीज़, वो तो मेजर नहीं है, जो आमिर अजीज़ हम जानते हैं वो मेजर नहीं, लेकिन वो उसामा बिन लादेन का इलाज करता रहा, वो गया करता रहा और एक ज़माने में अरेस्ट भी रहा। उसने आज एक टेलीविज़न प्रोग्राम में तरदीद की है कि मैं वो नहीं हूँ, ये कोई मेजर है, लेकिन साथ ही उसने उसामा बिन लादेन को शहीद और ये वो एक मेजर आमिर को और इस डॉक्टर अजीज को मिला तो नहीं दिया? मेरा तो ख्याल है को मिला दिया, 70-72 हो गया। ये आमिर अजीज साहब यही हैं अगर हैं। वो कहते हैं कि उसने जाकर DNA इकट्ठा किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये DNA प्रोग्राम नहीं, DNA प्रोग्राम नहीं, ये DNA लिया उसने। और ये शकील अफरीदी जो है, ये तो कहते हैं कि ये किसी और प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, तो इसको ऐसे ही कवर बनाया। वो सबसे बड़ी जो बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने इससे जनरल क्यानी और जनरल पाशा को कह दिया कि जी हमें पता है कहाँ पे आपने कहाँ रखा हुआ है इसको, और ये है कि वो 2006 से उसामा बिन लादेन एबटाबाद में वर्चुअली अंडर अरेस्ट था ISI। उन्होंने कहा कि जी, फिर ये कहता है कि जी वो पाकिस्तान को क्योंकि ज़रूरत थी फ़ौजी इमदाद की और इक़्तिसादी इमदाद की, तो ब्लैकमेल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा जी आप ऑपरेशन करें, हम इसको ऐलान ना करें, बाद में कहेंगे ड्रोन से मारा गया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन क्योंकि वहाँ हेलीकॉप्टर गिर पड़ा तो उनको ओनअप करना पड़ा, और उसामा बिन लादेन इलेक्शन के लिए इसको यूज़ करना चाहता था, उसने कह दिया। फिर उसने कहता है कि अंडर द टेबल भी पाकिस्तानी लोगों को पैसे देते रहे। अब मुझे ये जो है ना बड़ी इंतहाई अनलाइकली सी स्टोरी लगती है कि, लेकिन ये दूसरी तरफ गुलाम हसन साहब देखें, जब वो उसामा बिन लादेन का 2 मई को वाक़या हुआ, तो ये बात भी अनलाइकली लगती थी मुझे कि ISI जैसी बाखबर जमात को बिल्कुल पता ही नहीं था, या तो बहुत नाअहल है या को कवर अप है। अब ये हर्ष जो कुछ कहता है, इस पर आज वाइट हाउस ने बड़ी दो टोक तरतीब की इसकी। उन्होंने कहा कि ये मुबालगा आ रही है, और ये मुबालगा आ रही है बल्कि झूठ, और इसके अंदर झूठ का पलंदा है, और इसके अंदर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज़ हैं। और ये उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है कि पाकिस्तान को वाकई इस ऑपरेशन का कतई इल्म नहीं था। इट वॉज केप्ट सीक्रेट। उसामा बिन सदर ओबामा ने कहा कि ये नहीं बताना उनको। फिर ये भी कहते हैं कि उसको तो दफनाया, वो उसको समुंदर में दफनाया नहीं गया, वो तो कहीं अफगानिस्तान ले गए थे जलालाबाद, ना ही उसकी तस्वीरें उतरी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इतना ज़्यादा झूठ और इतना ज़्यादा, और ये भी कहा कि वो बंदा जो था वो ज़हनी क्या नाम है, जिस्मानी तौर पर उसकी सेहत ठीक नहीं थी।
ये उसने बड़ा सीरियस सबसे बड़ी बात जो उसने कही है ना, वो कहते हैं बड़ा सीरियस कि मैटर है। उसामा बिन लादेन जो है उसके कंपाउंड पे कोई हिफाजती अमला ही नहीं था, कोई गार्ड ही नहीं थी। वो कहते हैं इसलिए नहीं थे कि पहले मिली भगत से ISI के जो गार्ड थे वो चले गए थे, कि उनको पता था ऑपरेशन होनी है। इसी तरह एयरफोर्स को कह दिया गया कि इनको इंटरसेप्ट ना करें, इसीलिए जो हेलीकॉप्टर गिरा वो इंतजार करते रहे दूसरे हेलीकॉप्टर का, वो फिर गए। फिर तीसरे कहते हैं वो कि ये ओबामा ने इस चीज़ को बहुत बहादुरी का किस्सा बनाने के लिए, ये बात मुझे ठीक लगती है, एक नहते उसामा बिन लादेन जो कि इंतहाई बीमार था, उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड गोली चलाई। वो कहते हैं दिस वाज मर्डर। आपने पॉइंट ब्लैंक फायरिंग की है, यार नहीं उसका आया है नहीं, पहले ये था ना कि उसने क्लैशनकोव कि चलाई। नहीं करे, वो कहाँ से उठाई? कहाँ उसने चलाई? वो तो उठा ही नहीं सकता था। वो बिल्कुल जिंदा दरगोर था। और ये बात जो है मुझे किसी हद तक इसमें को थोड़ी यानी ये हाफ बेक्ड और हाफ ट्रूथ कुछ ऐसा ही मामला लगता है। लेकिन इसमें एक तो उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। ये स्टोरी अगरचे मई के अंदर, अच्छा एक चीज़ है, ये अब ये मैं जो पहले जो वाक़या था ना वो तो मैंने ओपन एंड शट बताया, वो जो चीफ मिनिस्टर हाउस का जी। लेकिन अब ये बात और है, एक साहब है, अब अगर आप इजाज़त दें तो नाम ले लेता हूँ, ये आसफ हाशमी नहीं जो आजकल ये वैक्यू ट्रस्ट में था और बाहर भागा हुआ है, ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक था जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद से। और वो परवेज़ मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ सतहों पर कहते एक दिन मैं इनके पास बैठा हुआ था तो इनको अचानक आई इतला कि ये वो बंदा जो है ना हमने पकड़ लिया है जी। तो ये और उन्होंने फ़ोन को सुन के बंद कर, उनका भाई आपने कुछ नहीं सुना। यानी ये काफ़ी उस वक़्त की बात है। उससे कहता है कि यानी उन्होंने बताया तो ना जनरल ने, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो उसामा बिन लादेन या अयमन अल ज़वाहिरी था। हो सकता है। लेकिन गुलाम हुसैन साहब यहाँ जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टोरी की जो 10,000 वर्ड्स की जो है ना बेसिस जो है, बेसिस जो है वो जनरल असद दुरानी है, रिटायर्ड ISI चीफ, उसने दी है सारी इत्तला। बकौल इसके। ही वाज द वन सोल्ड आउट टू द अमेरिकन। नहीं, अच्छा, वो जो और 25,000 दिया उसकी तो फैमिली को उन्होंने सेटल कर दिया। लेकिन इस स्टोरी का जो सोर्स है जिसको हर्ष रेफर करता है वो सिर्फ जनरल असद दुरानी है। तो जो CNN का पीटर बर्गन है उसने कोशिश की तो दुरानी ने कहा हो सकता है ये है, लेकिन वो हाँ बात तो ठीक है। सवाल यार ये जो है ना ये दुरानी भी अच्छा आदमी है, लेकिन ये हेर से क्यों फैला रहा है? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि इनकी ISI के लोगों की अगर आपस में लगती है तो यार ये जाके हर्ष को जाके अपना नाम उजागर करने नहीं, के पर ये लिए। सारी हर्ष जो है उसका ये सारा मकसद पाकिस्तान की फौज और ISI को हार्म करना है। और क्या यानी मतलब देखे ना, यानी मैं जो नटशल तो यही हुआ ना। कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं जो उसने ना लगा दिया उन पे, फाइनेंशियल करप्शन का लगा दिया, झूठ का लगा दिया, नाअहली का लगा दिया, और क्या बता सकता है। देखिए मेरा ख्याल है कि असद दुरानी को इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए था। मेरे हालांकि मेरे बड़ा अजीज वो दोस्त किसी को नहीं बनना चाहिए था। पाकिस्तान के मफादात फौज के ISI के जिस थाली से खाते हो उसी में छेद करते आपको हो। याद है, मैं आपको तारीख में पीछे ले चलूँ बहुत, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जब उन्होंने डॉक्टर कदीर के साथ मीटिंग की तो हु स्पिल्ड द बीन्स? वो डॉक्टर मुनीर, खालिद हसन। हाँ वो उसने बड़ा गंद किया। वो प्रेस सेक्रेटरी थे भुट्टो जी साहब। जी। उसने पकड़ के इस्लामिक बॉम्ब, IIT मेरे ख्याल IITV थी या कोई IITN था, ऐसे चैनल था, उसमें इस्लामिक बॉम्ब के नाम पर एक प्रोग्राम कर दिया। जिसने कहा ये खैमे में मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ, बड़ा ड्रामा किया। अब देखिए ही वेंट वेरी फार। और भुट्टो साहब ने फिर उसको सैक कर दिया। उस वक्त तो ये सैक करने पे इत्तेफाक किया। उसके बाद खालिद हसन साहब
ही वॉज अ गुड जर्नलिस्ट, हमारे कॉलम बड़ा अच्छा लिखते रहे हैं मेरे यहाँ वाशिंगटन में। मैंने उनको नेशन का कॉरेस्पॉन्डेंट कई साल रखा है बतौर एडिटर। अब तो उनका इंतकाल हो गया हुआ है, लेकिन सारी उम्र वो ही कुड नॉट लिव डाउन दिस। फिर नहीं उठ सका। उस माने बड़ा यंग थे, ये बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे 72-73 की नहीं नहीं, उस वक्त नहीं था, ये बाद में या 75 था शायद, 70s की बात है ना भुट्टो साहब। नहीं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है डॉक्टर कदीर जो है कोई 76 में शुरू हुआ ना। ये उससे थोड़ी सी पहले की बात लगती है मुझे, क्योंकि भुट्टो के प्रेस सेक्रेटरी शुरू में ही थे। बहरहाल वो डेट 70s थी। मतलब बात यह है कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको ये ठीक है। अब उसी किस्म की चीज़ जो है, ये असद दुरानी साहब जो हैं, अब अल्लाह अल्लाह करें यार, रिटायर्ड हैं आप, ISI के चीफ रहे हैं, जर्मनी में सफ़ीर रहे हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में आपसे मुलाकात मेरी इनकी होती रहती है, बड़े सुलझे हुए जर्नैल हैं एकदम। और ये वो उन जर्नैलों में इनका शुमार होता है जो प्रो बेनज़ीर गिने जाते थे ISI के अंदर। तो अब पता नहीं इनको क्या बने यार। ये इस पर हमने किसी वक्त बात करनी है। पाकिस्तान में जो महल्लाती साजिशें हुई हैं फ्राम 77 टू दिस डे, यानी कभी कभी जिस यानी जो हमारा आप पर भी कर्ज है और फ़र्ज़ है मेरे पर भी, क्योंकि हम कई चीज़ों में बराह रास्त वी वर विटनेस और वी हर्ड फ्राम दी पीपल इन हाई ऑफिसेस जी। तो इस पर भी बात करनी है, क्योंकि लोग जो है ना वो मुख्तलिफ उनके चेहरे और रूप होते हैं, हर रोज़ एक नया चेहरा सजा लेते हैं लोग। हाँ जी, ये अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन मुल्क और कौम उस पर अगर गुलाम हसन साहब, इसमें एक और जो बात है ना वो बताऊँ आपको पता है कि अभी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई जनरल राहिल शरीफ की जी सरबराही, जी उसमें उन्होंने कुछ रॉ पर जी इल्ज़ाम लगाए। किसी ने ये, किसी साफ़ी ने दुर्फंत नहीं छोड़ी कि वो रॉ ने सेल बना लिया पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोटाज करने का। लिए वो चले एक अलहदा बात है। अब आज ये स्टोरी जो है पाकिस्तान के बाद अखबारों ने छापी है, भारत में इसको बहुत सरप्राइज किया। उछाला जा रहा है। देखा ना, वो तो पहले आपको पता है उनको तो और क्या चाहिए था, अंधे को चाहिए दो आंखें। लेकिन ये सवाल मैं अगर आपसे करूं, यानी अब मैं ना, यानी हमारा तो पाकिस्तान और इस्लाम और फ़ौज इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़, मुझे बताएं कि आपकी फ़ौज और आपकी ISI का आपका ख्याल है कि उनको पता ही नहीं है कि असामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा है साल से, एंड ये दे डू नॉट नो अबाउट इट। गुलाम साहब, मेरी अगर ईमानदारी की बात पूछें, ये अर्ज की स्टोरी का मुझे नहीं पता। अगर उनको नहीं पता था तो इट वॉज देयर बिजनेस टू नो, और अगर पता था तो फिर अर्ज ठीक कह रहा है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्योंकि मैंने बड़ा इनका देखा एक दफ़ा और देखिए ना, ये जनरल कियानी जी और पाशा जो है, ये बड़े, जनरल कियानी भी, ये देखिए एक मैं बात आपको कहने लगा, जनरल कियानी मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, शायद पहले ISI के सबरात है जो आर्मी चीफ बने, तो वरना बनाया नहीं जाता। तो ये उनकी एक ISI की बैकग्राउंड थी, और पाशा उनका खासुल खास थे। अब कई मामलात जो है, वो साल बड़ा बुरा था, ये वो साल था जिसमें रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था जी, जनवरी में, मई में ये हुआ, और 26 नवंबर को सलाला इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर हमारे कोई 26 फौजी मारे गए। काफ़ी ज़्यादा इतनी थे, सिर्फ 26-27 वो मारे गए थे, और नेटो सप्लाईज बंद हो गई। अब अगर आप देखें ये हज के तनाजर में, स्टोरी के तनाजर में, यानी अभी आपको फिर ये कोई ड्रामा था, यानी अच्छा ये है, अगर आप इजाज़त दे दोबारा, जैसे आप तो अभी भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, तो जब ये मेरा ज़रा और तरह का होता है, यानी आपने कहा भी दिया एक दिन प्रोग्राम में कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए फिर पीछे ही करते रहते हैं, जैसे इशरतुल्लाबाद जी। आज वो मैं ज़रा अब थोड़ा सा परेशान हो गया जी कि अब क्या करूं मैं तो क्योंकि आप MQM में ज़्यादा पीछे पड़े हुए। अच्छा, वो हुआ कि मैंने एक स्टोरी छापी उस वक्त 79 में, यानी ये है
फरवरी टू अप्रैल 4। तारा मसीह की नहीं उस ये नहीं उस हवाले से ही मैंने कहा कि जो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98% जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, वो जो है ना वो नको नक आए ने। वो जब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और उसकी टीम से ये कहा है कि भाई आप फांसी ज़रूर दे दें, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेड बॉडी हमें दे दें ताकि हम लोगों में जाके अपना सियासत चमकाएं। तो ये जस्ट नहीं, गुलाम हुसैन साहब, मोस्ट ऑफ देम। मैं आपको क्या बताऊं, आप छोड़ें उन बातों को। इसको भुट्टो साहब को फांसी देने में असर खान का बड़ा रोल था, शेरबाज मजारी का बड़ा रोल था, ज़ोहरलाई साहब का रोल था। पीपल्स सारे ही पार्टी थे, को ना करता गुनाह की सजा ना लेकिन दे। नवाबजादा नहीं था और ये जुडिशल मर्डर नवाबजादा था। नहीं चाह रहा था। भाई मुझे तो एक दिन बुलाया शेरबाज मजारी साहब ने लाहौर में, सरदार जुल्फ़िकार खोसा के घर रहते थे। वो खोसा साहब रहते होते थे जफर अली रोड के पीछे। हाँ, ये नहर पर ही। मुझे कहने लगे भाई ज़रा कुछ आ जाएंगे थोड़ी देर के। कहते मैं मिल के आया हूँ ज़ियाउल हक को। थैंकफुली इज अश्योर्ड मी दैट भुट्टो विल बी हैंग्ड। मुबारक हो, क्योंकि नवाए वक्त में था ना, मैं तो वो समझते थे मैं बड़ा खुश हूँगा। तो फिर सबसे बड़ी पार्टी पता कौन था? जज खुद, मौलवी मुश्ताक, अनवार जस्टिस अनवारुल हक जो हैं, वो भी बहुत इकोनॉमिस्ट में एक राइट अप आया कि ज़ियाउल हक शायद उसको माफ़ कर दे। अनवारुल हक ने मौलवी और सबको कहा कि जनाब गए, बहुत उन्होंने ज़ियाउल हक को पैगाम भेजा थ्रू शरीफुद्दीन पीरज़ादा कि यार अगर आपने उसको माफ़ी देनी है तो हम मारे जाएंगे, आप अश्योर करेंगे आप उसको फांसी लगाएंगे। प्रॉब्लम है ना, जो एक चीज़ है ना, इसीलिए कता कलामी माफ इसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं। नहीं, इसीलिए मैं आपको ये कहता ना निज़ामी साहब, आप भी जिसके इश्क में मुब्तला हो जाए ना, फिर तो अखा से पट्टी बन के ना बाग टोटो की हमायत करनी शुरू कर। प्रॉब्लम ये हुआ है, एक आपको याद है मलक मोहम्मद अख्तर, हु वाज पहले भी एमएनए रहे, फिर इनके वजीर कानून रहे और लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, ग्वालमंडी से जी, आ गया ज़हन में। हाँ बिल्कुल, उसका नाम भी निक नेम भी था अखा और टिड्डा। तो छोड़ें यार, उनके लड़कों की शादी थी, वलीमा, तो वही फिर वाकया, गुलाम मुस्तफ़ा जदोई बैठे हैं, मुस्तफ़ा खार भी बैठा है, फलां भी बैठा है, ये है वो है। किस्सा मुख्तसर, भुट्टो मरहूम ने कहा इसको, गुलाम मुस्तफ़ा जदोई, वो भी फौत हो गए, बड़ा अच्छे आदमी, कि तुम जाओ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सजाद अहमद जान है, इसके मुंह पर थप्पड़ मार के आओ। अब वो हिले ना, गुलाम हुसैन साहब, वो अब उठे ना, आप छोड़े यार, आपका जो खूब से बात है ना भुट्टो, नहीं बात सुन ले, पहले खत्म ही नहीं होता यार, बात ही सुन ले पहले। मैं जो जुडिशियल मर्डर की बात कर रहा हूँ ये तो एक डॉक्यूमेंटेड है। तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये क्या यार, उसकी कभी वो चपेट मारी, कभी उसने छोड़ दिया यार, बहुत हो गया। वजह क्या, खुदा का वास्ता है, वजह क्यों गए उनके जाग थप्पड़ में, वो उठे ना, फिर कहे उसको मैं वो तुम्हें मारूंगा। तो मुस्तफ़ा खार ने पकड़ के बिठाया, जो इन ऑल फेयरनेस क्योंकि अकल करो, एक रिटायर्ड जज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको थप्पड़ मारोगे, इसका क्या नतीजा निकलेगा। ये जो था ना भुट्टो मरहूम, बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी सियासत, सारा कुछ, बट ही वाज फाउंड ऑफ बिलिटलिंग पीपल। वो सही है, इसीलिए तो इसका जरा जवाब आप दे दे फिर उनके बड़े। लेकिन आज हम प्रोग्राम भुट्टो पर नहीं कर रहे, हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के रवैये पर। ये आप इशरत अल-अबाद को क्यों भुट्टो पे अड़ी हुई है आज? अब आप इशरत अल-अबाद को क्यों हटवा रहे हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया। और भी चीजें रह गई हैं, इकोनॉमी में बात करनी है, उन पर भी कर ले, वो मैं चाहता ही नहीं करो, मैं इसे नहीं उलझाए रखना चाहता। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक। आरिफ निज़ामी साहब, वो इशरत अल-अबाद का तो पता नहीं आपसे कुछ होना है कि नहीं होना, अलबत्ता आपके दूसरे जो दोस्त हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वर्चुअली मेजर डोमो ऑफ दिस गवर्नमेंट, इसहाक डार साहब, जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको मुबारक हो कि IMF ने 7वीं किस्त भी जारी कर दी है। उन्होंने आपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव, और उन्होंने आपकी कारकर्दगी की वजह से मजीद कर्जा और कर्जा देने का ऐलान फरमाया। तो आपका इनटेक क्या है? 50 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है हमें मिलेंगे,
अच्छा, माली खसारा वो कहते हैं कि आज जो उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग की है मीडिया में, मैंने इत्तेफाक से देखी वो। आ, मेरे ख्याल से सागडार साहब अपनी बजट तकरीर की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा जी माली खसारा जो है वो उसको 4.9 तक ले आएंगे हम, जो कि रिकॉर्ड कम है, 5 से कम लाना था, ले आए हैं उसको। इसके अलावा है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में कुछ 4.8 तक है, बल्कि कहते हैं कि अप्रैल के महीने में 2% रही है। बड़ी अच्छी बात है। रिजर्व जो है आपके 17 अरब नहीं, महंगाई कम होगी तो अच्छी बात है। और वो कहते हैं ये क्रूड ऑयल की कमी, कीमतों में कमी की वजह से नहीं है। ये वो सही नहीं कहते। अब मैं आपको ये देखिए, ये क्या लिखा, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, मेकिंग द मोस्ट ऑफ चीप ऑयल। जी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आज आई है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी साइड बताता हूँ। ये बताए ना। ये कहता है कि जो पाकिस्तान का जीडीपी, यानी क्या कहते हैं, नमू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो रियल टर्म्स में, हाँ, वो खत्ते में सबसे कम है। कितने में? 2014 खत्ते में ले, मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश का कितना है? 6.1% ग्रोथ अच्छा। एस्टिमेटेड। भूटान 5.2%, भारत 7.2%, मालदीव्स 5%, नेपाल 5.5%, श्रीलंका 7.4%, पाकिस्तान 4.1। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और सिर्फ पिछले साल एक मुल्क से हम आ गए, अफगानिस्तान, जिसकी 2% है। अच्छा, अब ये तो हो गया ना ये साल। अब अगले साल पे आ जाए, इस साल पर जो 2014 तो है ना, 2015-16 की बात करें, 2015 की बात करें, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का 2 से 2.5 हो जाएगा, बांग्लादेश का थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5.6 जीडीपी ग्रोथ, भूटान का 6.7, इंडिया का बढ़ जाएगा 7.5% पे चला जाएगा, मालदीव का 5%, नेपाल का भी 5%, पाकिस्तान का 4.1 से 4.4 चला जाएगा बस। और श्रीलंका का 6.9, ये अगले साल। तो अब मुझे बताएं, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। अब मेरी ना परफॉर्मेंस ना प्रोजेक्शन, दोनों में आप मेरी सबसे इत्तेफाक से बात हुई, परसों मैंने खाना खाया, शायद जावेद बर्की, वर्ल्ड बैंक के भी इकोनॉमिस्ट हैं, अभी मिल के आए हैं, उनके भी दोस्त हैं, जो अफगानिस्तान के सदर हैं, अशरफ गनी के इकट्ठे थे। तो वो कहने लगे भाई कि बात ये है, और वो भी इकोनॉमिस्ट भी है, वो अशरफ गनी वर्ल्ड बैंक में होते थे ना। साथ में रहते थे डॉक्टर सलमान शाह साहब, और एक और तीसरे एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे, डॉक्टर राशिद अमजद। अच्छा ग्रुप था। उन सबका इत्तेफाक ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए 5.6% ग्रोथ चाहिए। कम जब तक इतनी ग्रोथ नहीं होगी जीडीपी ग्रोथ की, तो ना गुर्बत कम होगी, ना बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि आपकी जो आबादी के इजाफे और दूसरे जो बाकी चीज़ें अगर आप लें, तो आपके मामलात जो हैं वही कभी नहीं। आपको बताया कि इसकी मेजर वजह लोड शेडिंग, गैस शेडिंग, अदम फरामी और गुलाम हसन साहब, ये देखिए आप, वो कुछ कह रहे हैं नहीं, ये मेरी नहीं है कोई बात ना, मैं ये फरहान बुखारी साहब से करवा रहा हूँ आपको, जो यार गार है, ये जादू, वो जो सर, ये उन्हीं की जो जिसकी वो माला जपते हैं हमारे लोग, उसकी रिपोर्ट है। बात ये है कि आपकी एक्सपोर्ट स्लगिश है, आपकी जनाब जीएसपी प्लस की जो यूरोप ने कह दिया कि जी आप ये शर्तें नहीं पूरी कर रहे, वो जीएसपी प्लस की वापस ले लेंगे, आज उन्होंने धमकी दे दी है। दूसरी तरफ आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो तेल की शॉर्टेज है, ये एनर्जी की शॉर्टेज जो है, उसकी वजह से आप मारे जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, हम नीचे आ गए उस इंडेक्स में। भाई ये चीज़ें जो है ठीक करने की हैं, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। आरिफ निज़ामी साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है
मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है। वजह है एक्सपोर्टेबल सरप्लस जब आप पैदा ही नहीं करेंगे, कंपेटिटिव आप नहीं होंगे, हैं जी। जब आपकी चीज़ें सस्ती और गुड्स और सर्विसेज में आप बेहतर परफॉर्मेंस वाली चीज़ें नहीं पैदा करेंगे, नहीं भेजेंगे, तो आपका माल कौन ख़रीदेगा। नंबर 3 जो अहम बात है, लोगों के ऊपर इतना इन्होंने इकनॉमिक बोझ डाल दिया है, ये अवाम दुश्मनी कर करके, इसके ऊपर अलबत्ता अवामी जमहूरिया चीन की जो इन्वेस्टमेंट है $46 बिलियन के मुआहदे जो है, अगर उन पर एक्सिक्यूशन होगी बरक रफ्तारी से, लाइटनिंग स्पीड से, वार फुटिंग पर, तो नक्शा बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ क़यामत तक उनका ये क्रेडिट आप नहीं छीन सकते। ये सही है, लेकिन देखें जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे ना सर्कुलर डेट को, ये अपने टैक्स टू जीडीपी रेशियो को, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वो तो 9 भी नहीं है आपका। और आप वो कह रहे हैं 9% भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो तेल है इसकी कीमत ने, आपको पता है साउथ एशिया की जो रीजन है, सारी दुनिया में इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ हुई है, साउथ एशिया रीजन जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन साउथ एशिया रीजन के अंदर सबसे कम रफ्तार से कौन सा मुल्क ग्रो कर रहा है? पाकिस्तान। अफगानिस्तान को तो शर्म आनी चाहिए वैसे हमें है। ये हम आप इनको पूछते क्यों नहीं? नहीं, मेरा देखें बात यह है कि जो मैं ये इस पे मजीद बात फिर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं। अभी कल तो हमने केपीके वालों का भी करना है। जो IMF का प्रोग्राम है वो स्टेबलाइजेशन के लिए बड़ा ठीक है, लेकिन IMF का जो प्रोग्राम है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। वो जिधर भी गए ने कोई मुल्क ग्रो नहीं किया। देखिए ना, ग्रोथ रेटेड के लिए आपको कुछ और पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी, बाद में आपको IMF सर आज आप समाप्त कर दें, कल भी कोई कर लेंगे। आज तो गुलाम हुसैन साहब समाप्त कर देते हैं अगर आप कहते हैं तो। जी आपका दिल कर रहा है उठने का, मेरा तो रहता था और गपशप करते हैं। नाजरीन, आज अपने जो ज़्यादा गुफ्तगू की है वो इशरतुल अबाद साहब के जो MQM ने इस्तीफ़ा मांग लिया। इस्तीफ़ा तो उनको फेडरल गवर्नमेंट को मांगना चाहिए क्योंकि वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहती है। MQM कहते हैं कि हमारे नॉमिनी, हमने अपनी नॉमिनेशन ख़त्म कर ली है, तो इसका मतलब है कि उनको अब फारिग कर दिया जाए। इसी तरह हमने आज सेमियर हर्ष पे बात की है और इस बारे में वाइट हाउस की तो तरदीद आई है, हुकूमत पाकिस्तान की तरदीद अभी कम से कम मेरे सामने नहीं गुजरी, यकीनन वो भी करेंगे कि बुनियादी जो अभी तक सवाल ये रहता है कि एक मिस्ट्री तो है कि ये 2 मई को क्या हुआ था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं लगा, अमेरिका आया या उसको मार के ले गए। लेकिन सेमियर हर्ष का जो 10,000 अल्फाज का जो पीस है उसमें कुछ ऐसे फ्लॉज और ऐसी इनक्रेसीज हैं जिसकी वजह से शायद उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी, लगता है हमारा ही राय है कि शायद हर्ष की है वो उम्र 78 बरस हो गई है, तो वो जो पहले वाली अपनी रेपुटेशन के लिए तो ठीक है, उनको मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी बताई जाती हैं जो शायद सही ना हो। और एक चीज़ जिसको हमने नोटिस किया है कि उसमें जनरल असद दुरानी जो हैं, जो फॉर्मर ISI चीफ हैं, वो उनके सोर्स हैं। आज गुलाम हुसैन साहब ने भी और मैंने भी माजी के भी कुछ किस्से बयान किए हैं जिसकी वजह से शायद वक्त ज़्यादा लग गया, लेकिन आइंदा हम ज़रा कोटा कम कर देंगे इनका इंशाल्लाह। क्यों गुलाम हुसैन साहब? और इकोनॉमी पे जो मैंने आपके सामने आज वो वर्ल्ड बैंक के हवाले से किया, बाकी चीज़ें वो उससे ये वाज़ेह कि IMF काफ़ी काबिल सताइश है इसहाक डार साहब की कोशिशें, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है पाकिस्तान को उस मरहले पे लाने के लिए कि यहाँ पे वाकई दूध की नहरें बहें। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। वसफ के MQM ने उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया है, नो कॉन्फिडेंस किया है। मेरा ख्याल है ऑनरेबल चीज़ उनके लिए यही है कि इनफ इज इनफ रिज़ाइन करें और कोई और अर्बन सिंह का नुमाइंदा, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशन है अर्बन रूरल की, रूरल से तो पीपल्स पार्टी, वहाँ अर्बन सिंध का नुमाइंदा ऐसा लगाएं जो वाकई गैर जानबदार हो। अब इशरतुल अबाद के भी क्रेडिबिलिटी गैप तो है। आपको मालूम है कि ये 1993 में पॉलिटिकल असेंबली के वहाँ गए थे और उस ज़माने में जो मिलिट्री एक्शन, उस ज़माने में भी काफ़ी ये काफ़ी एक्टिव थे। एक ज़माने में कहा जाता था कि जो भत्ता माफिया ना, उसमें भी बड़े एक्टिव थे।
नहीं नहीं, इनके बहुत सारे कत्लों में नाम है, जी वो मैं अब उस एनआरओ में माफिया तलाफियां की वो तो हुई हैं। मिट्टी पाओ ना, जिस तरह चौधरी शुजात को तो क्यों मिट्टी मिट्टी पाओ पाओ? गवर्नर बना दो, यही तो हुआ ना हमारे मुल्क में। इसीलिए तो हमें साल तक पहुंचे हैं कि हमने हर चीज को मिट्टी पाव किया। वो आपको याद हम आ तो गया बार बार कह रहे हैं। वो आपको याद आपने लतीफ़ा सुना दिया ना मिट्टी पाव का। तो आपको मालूम है कि एक ज़माने में एक होते थे, हाँ, पीपल्स पार्टी में हामिद यासीन या क्या नाम था, मियाँ हामिद यासीन, मुस्तफा खार इफ्तिखार तारी, वो जो रेड लाइट एरिया में पकड़े गए थे। रेड लाइट एरिया में पकड़े गए थे। और उस ज़माने में मतलब है कि वो वाकई मतलब जो पीपल्स पार्टी का इमेज था ना कि ये बड़े यार शौकीन है और ये और वो, आपको पता ही है कि मुस्तफा खार साहब तो वहाँ बड़े एक्टिव होते थे, बल्कि शायद एक आध कहते हैं कि निकाह भी वहाँ किया था उन्होंने। तो वो पुलिस ने पकड़ लिया उनको, कोई पता नहीं कौन सी एक्ट में पकड़ के अंदर कर दिया, अवारा कर दिया। जमानत वगैरह हो गई। वो तो पुलिस वाले पैसे लेके नहीं करते ही हैं, तो रोजनामे में नाम आ गया। इतने में इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीत चुके हुए तब तक वो, इतने में वो गवर्नर बन गए। तो वो वहाँ का जो SHO कहते हैं क्या कहते हैं, जो इलाके का होता है, जी, उसने अफसर से वो कहा कि जी ये की करिए था थानेदार ने। उन्होंने कहा यार केस क्लोज कर दे, इसके आगे लिख लूँगा मुलजिम गवर्नर बन गया। तो यहाँ भी ये मुलजिम जो है ये गवर्नर बन गए। अब आप अंदाज़ा करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब गए वहाँ, मीटिंग की उन्होंने, ये जो चल रही है वहाँ की, जो कराची की तरफ है सब बता माफिया खिलाफ ऑपरेशन जो चल रही है, उसमें DG रेंजर्स और कोर कमांडर और LE लॉ इन्फोर्समेंट, और वो मीटिंग अमूमन ऐसी मीटिंग उसमें होती हैं, लेकिन वो वहाँ की गई एयरपोर्ट पर की, और इशरतुल्लाबाद सबको बुलाया नहीं गया। तो वो किसी ने पूछा क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा जी लॉजिस्टिक रीजन से मियाँ साहब ने जाना था। लेकिन इससे आप अंदाजा करेंगे यार ये फिर भी थोड़ा सा बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे सामने निकले। मतलब, और वो अभी भी मेरा ख्याल था कि अब तक who is siding with him? मैं तो समझ रहा था And who is कि using him? फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनको आज उन्होंने टाइमिंग क्यों आज की चुनी है? क्योंकि काफी दिनों से वो काफी बेचारे, मैं उनको मिस कर रहा था। देखें बात ये MQM इस वक्त टामक टोइयाँ मार रही है, अंडर प्रेशर है जमात। उनकी बात तो ठीक है ना कि यार उन्होंने देखे ना, एक दिन कोई और देखे ना, कैट इज आउट ऑफ द बैग। अच्छा, कि जनाब हमने तो इसलिए गवर्नर बनाया था आपको कि आप हमारे मफादात की करेंगे, सिंध के मफादात की नहीं, या अर्बन सिंध के नहीं। अर्बन सिंध जो है वो कराची है, खसक्कर है, हैदराबाद है, उसके अपने मसाइल हैं, उसमें लोग बसते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉट MQM मेंबर्स। जो बात सुने चले, अभी आपने बात की थी वो गवर्नर की, एक जरा छोटा सा वाक्य है जो है वाक्य, यानी सुनी सुनाई बात नहीं है, बराह रास्त। लो जी, मलिक गुलाम मुस्तफा खार साहब गवर्नर बन गए दोबारा, और मरहूम हनीफ रामे वज़ीर आला थे, तो उन्होंने पंजाब का दौरा कराया। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पार्टी के चेयरमैन भी थे, तो उसके बाद 7 क्लब रोड जो था वहाँ सरकारी खाना, 7 क्लब रोड जो चीफ मिनिस्टर हाउस कहते हैं उसको, वहाँ खाना किया, और पठाने खां और मलाड़े खां यानी इस तरह के सिंगर और लोग बुलाए, सरैया मुल्तानी कर। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे आए, और ज़ाहिर बीच में वो बैठे राइट पर चीफ मिनिस्टर जो होस्ट थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, और लेफ्ट पर गवर्नर मलिक गुलाम मुस्तफा खार। तो वो थोड़ा सा मशरूब जो था जी, हार्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं, वो चढ़ाई हुई थी कुछ लोगों ने। रामे तो पीते नहीं थे, आपको पता ही। तो वो रहे नहीं पीते शराब, नहीं, मैं राइयां की गल नहीं की थी, हनीफ रामे मरहूम की थी। ये दूसरे जो हराई हैं इनके मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा, एनीवे, अब थोड़ा वो गाने शाने वो पठाने खां सुना रहा है कोई अपना, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो उन्होंने हनीफ रामे जो साथ बैठे थे, उनका भाई हनीफ फरदौस को बुलाओ, जो मशहूर एक्ट्रेस, बड़ी खूबसूरत खातून। अब वो कुछ आगे से चुप, वो फिर उन्होंने कहा भाई फरदौस को बुलाओ। वो कोई अच्छा सर मैं कुछ करता शरीफ आदमी ज़रा अजीब मखमसे में पड़ गया। तो अब 2-3 दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अच्छा ये आपको पता कि ये शाम की जो महफिल राई वाले लोग हैं ना, जहाँ उनकी सुई अट जाए फिर अट जाती है। लो जी, उन्होंने फिर कहा भाई फरदौस को बुलाओ।
मुस्तफा, आप फिरदौस को बुला सकते हो? उनका जी आप हुक्म दें, मैं 2 मिनट में बुला सकता हूँ। तो ये तो ऐसे किस्से भी किसी वक्त आप शो में ज़रा तारीखी तो वाक़या आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये मशागल जो है ना, ये लोगों के चलते रहते हैं। आप जो वो मुस्तफा खर का हवाला दे रहे थे ना, उस हाँ, हवाले से, लेकिन लेकिन इशरतुल अबाद जो है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ हु इज़ बैकिंग हिम, नंबर 1, किसके मकासद के लिए काम कर रहा है, एमकेएम को उस पर हाँ, हमले लेकिन करने की जरूरत क्या है? मैं ये कहता चाहूँ आपको कि ज़ाती तौर पे एक बड़ा शरीफ आदमी में से हो, क्या है? शरीफ आदमी कौन? अशरफाबाद जो है। जिस बैकग्राउंड का आदमी है उसका शराफत से क्या ताल्लुक है? देखिए ना, मेरा यार मतलब है आपका कि मुझे पता है। मैं उसकी फैमिली में है ना, उसका आपको पता ना, उसका एक साइकोलॉजिकल भी एक डैमेज हुआ कि उसका एक इस ऑपरेशन के दौरान एक बच्चा मर गया था, उसका भी उसको बहुत तलक हुआ इनका हाँ, मुझे जहाँ जहाँ तक मेरा इल्म है, हो सकता है मैं गलत लेकिन ड्यूल नेशनल इधर की भी और ये वो तो वो अच्छा, मरता जितने नेगेटिव्स है वो सारे पूरे करता। मुझे एक पॉजिटिव क्वालिटी बताए। पर He should have resigned by now। ड्यूल नेशनैलिटी में क्या चौधरी सरवर और ये सालद मिर्जा जो है उसका भी इसने लेटर लिखा कि इसकी माफी कराओ जी। पर यही असल असल जो आपके बकौल आपके मरोड़ी है। अच्छा चले, इसके अलावा भी अभी वो कहते जी आप ब्रेक ले लें, तो मैंने आपसे कुछ और बातें करनी है, कुछ और पर्दा नशीनों की, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अपना सियासत चमकाए, तो ये जस्ट नहीं, गुलाम हुसैन साहब, मोस्ट ऑफ देम। मैं आपको क्या बताऊं, आप छोड़ें उन बातों को। इसको भुट्टो साहब को फांसी देने में असर खान का बड़ा रोल था, शेरबाज मजारी का बड़ा रोल था, ज़हूरुल्लाह साहब का रोल था, पीपल्स सारे ही पार्टी थे, को ना करता गुनाह की सजा ना लेकिन दे। नवाबजादा नहीं था और ये जुडिशल मर्डर नवाबजादा था नहीं चाह रहा था। भाई। मुझे तो एक दिन बुलाया शेरबाज मजारी साहब ने लाहौर में, सरदार जुल्फ़िकार खोसा के घर रहते थे, वो खोसा साहब रहते होते थे जफर अली रोड के पीछे। हाँ, ये नहर पर ही। मुझे कहने लगे भाई ज़रा कुछ आ जाएंगे थोड़ी देर के, कहते मैं मिल के आया हूँ ज़िया-उल-हक को, थैंकफुली इज अश्योर्ड मी दैट भुट्टो विल बी हैंग्ड, मुबारक हो, क्योंकि नवाए वक्त में था ना, मैं तो समझते थे मैं बड़ा खुश हूँगा। तो फिर सबसे बड़ी पार्टी पता कौन था? जज खुद, मौलवी मुश्ताक, अनवारुल हक जो हैं, वो भी बहुत इकोनॉमिस्ट में एक राइट अप आया कि ज़िया-उल हक शायद उसको माफ़ कर दे। अनवारुल हक ने मौलवी और सबको कहा कि जनाब गए, बहुत उन्होंने ज़िया-उल हक को पैगाम भेजा थ्रू शरीफुद्दीन पीरज़ादा कि यार अगर आपने उसको माफ़ी देनी है तो हम मारे जाएंगे, आप अश्योर करेंगे आप उसको फांसी लगाएंगे। प्रॉब्लम है ना, जो एक चीज़ है ना, इसीलिए कता कलामी माफ इसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं। नहीं, इसीलिए मैं आपको ये कहता ना निज़ामी साहब, आप भी जिसके इश्क में मुब्तला हो जाए ना, फिर तो अखा से पट्टी बन के ना बाग टोटो दी हमायत करनी शुरू कर। प्रॉब्लम ये हुआ है, एक आपको याद है मलक मोहम्मद अख्तर, हु वाज पहले भी एमएनए रहे, फिर इनके वजीर कानून रहे और लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, ग्वालमंडी से जी, आ गया ज़हन में। हाँ बिल्कुल, उसका नाम भी निक नेम भी था अखा और टिड्डा। तो छोड़ें यार, उनके लड़कों की शादी थी, वलीमा, तो वही फिर वाकया, गुलाम मुस्तफा जतोई बैठे हैं, मुस्तफा खार भी बैठा है, फलां भी बैठा है, ये है वो है, किस्सा मुख्तसर। भुट्टो मरहूम ने कहा इसको, गुलाम मुस्तफा जतोई, वो भी फौत हो गए, बड़ा अच्छे आदमी, कि तुम जाओ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सजाद अहमद जान है, इसके मुंह पर थप्पड़ मार के आओ। अब वो हिले ना, गुलाम हुसैन साहब, वो अब उठे ना, आप छोड़े यार, आपका जो खूब से बात है ना भुट्टो, नहीं बात सुन ले, पहले खत्म ही नहीं होता यार, बात ही सुन ले पहले। मैं जो जुडिशियल मर्डर की बात कर रहा हूँ ये तो एक डॉक्यूमेंटेड है, तो ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये क्या यार, उसकी कभी वो चपेट मारी, कभी उसने छोड़ दिया यार, बहुत हो गया, वजह क्या, खुदा का वास्ता यार, वजह क्यों गए, उनके जाग थप्पड़ में वो उठे ना, फिर कहे उसको मैं हो गया तुम्हें मारूंगा, तो मुस्तफा खार ने पकड़ के बिठाया, जो इन ऑल फेयरनेस क्योंकि अकल करो, एक रिटायर्ड जज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको थप्पड़ मारोगे, इसका क्या नतीजा निकलेगा। ये जो था ना, भुट्टो मरहूम बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ी सियासत, सारा कुछ,
बट ही वाज फाउंड ऑफ बिलिटलिंग पीपल। वो सही है, इसीलिए तो इसका जरा जवाब आप दे दे फिर उनके बड़े लेकिन आज हम प्रोग्राम वोटों पर नहीं कर रहे, हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के रवैये पर। ये आप इशरत अब्बाद को क्यों वोटों पर अड़ी हुई है आज? अब आप इशरत अब्बाद को क्यों हटवा रहे हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया। और भी चीजें रह गई हैं, इकोनॉमी में बात करनी है, उन पर भी कर ले, वो मैं चाहता ही नहीं करो, मैं इसे नहीं उलझाए रखना चाहता। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक। आलम निज़ामी साहब, वो इशरत अब्बाद का तो पता नहीं आपसे कुछ होना है कि नहीं होना, अलबत्ता आपके दूसरे जो दोस्त हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना और वर्चुअली मेजर डोमो ऑफ दिस गवर्नमेंट इसहाक डार साहब, जी जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको मुबारक हो कि IMF ने 7वीं किस्त भी जारी कर दी है। उन्होंने आपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव, और उन्होंने आपकी कारकर्दगी की वजह से मजीद कर्जा और कर्जा देने का ऐलान फरमाया। तो आपका इनटेक क्या है? 50 करोड़ 60 लाख डॉलर जो है हमें मिलेंगे। अच्छा, माली खसारा वो कहते हैं कि आज जो उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग की है मीडिया में, मैंने इत्तेफाक से देखी वो। मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब अपनी बजट तकरीर की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा जी माली खसारा जो है वो उसको 4.9 तक ले आएंगे हम, जो कि रिकॉर्ड कम है, 5 से कम लाना था, ले आए हैं उसको। इसके अलावा है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में कुछ 4.8 तक है, बल्कि कहते हैं कि अप्रैल के महीने में 2% रही है, बड़ी अच्छी बात है। रिजर्व जो है आपके 17 अरब, नहीं महंगाई कम होगी तो अच्छी बात है। और वो कहते हैं ये क्रूड ऑयल की कमी, कीमतों में कमी की वजह से नहीं है। ये वो सही नहीं कहते। अब मैं आपको ये देखिए, ये क्या लिखा, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, मेकिंग द मोस्ट ऑफ चीप ऑयल। जी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आज आई है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी साइड देता हूँ। जी बताए ना। ये कहता है कि जो पाकिस्तान का GDP, यानी क्या कहते हैं, नमू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो रियल टर्म्स में, हाँ, वो खत्ते में सबसे कम है। 2014 खत्ते में ले, मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश का कितना है, 6.1% एस्टिमेटेड। भूटान 5.2%, भारत 7.2%, मालदीव्स 5%, नेपाल 5.5%, श्रीलंका 7.4%, पाकिस्तान 4.1। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और सिर्फ पिछले साल एक मुल्क से हम आ गए, अफगानिस्तान, जिसकी 2% है। अच्छा, अब ये तो हो गया ना ये साल, अब अगले साल पे आ जाए। इस साल पर जो 2014 तो है ना, 2015-16 की बात करें, 2015 की बात करें, ठीक है, उसमें पाकिस्तान का 2 से 2.5 हो जाएगा, बांग्लादेश का थोड़ा सा कम हो जाएगा, 5.6 GDP ग्रोथ, भूटान का 6.7, इंडिया का बढ़ जाएगा 7.5% पे चला जाएगा, मालदीव का 5%, नेपाल का भी 5%, पाकिस्तान का 4.1 से 4.4 चला जाएगा बस, और श्रीलंका का 6.9 ये अगले साल। तो अब मुझे बताएं, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। अब मेरी ना परफॉर्मेंस ना प्रोजेक्शन, दोनों में आप मेरी इत्तेफाक से बात हुई, परसों मैंने खाना खाया, शायद जावेद बरकी, वर्ल्ड बैंक के भी इकोनॉमिस्ट हैं, अभी मिल के आए हैं, उनके भी दोस्त हैं, जो अफगानिस्तान के सदर हैं गनी, अशरफ गनी के इकट्ठे थे। तो वो कहने लगे भाई कि बात ये है, और वो भी इकोनॉमिस्ट भी है, वो अशरफ गनी वर्ल्ड बैंक में बेसिस जो है वो जनरल असद दुरानी है, रिटायर्ड आया एज चीफ, बकौल इसके। ही वाज द वन सोल्ड आउट टू द अमेरिकन। नहीं, वो जो 25,000 दिया उसकी तो फैमिली को उन्होंने सेटल कर दिया। लेकिन इस स्टोरी का जो सोर्स है
जिसको हर्ष रेफर करता है वो सिर्फ जनरल असद दुरानी है। तो जो CNN का पीटर बर्गन है उसने कोशिश की तो दुरानी ने कहा हो सकता है ये है, लेकिन वो हाँ बात तो ठीक है। सवाल यार ये जो है ना ये यानी नामुनासिब दुरानी भी बात अच्छा है। आदमी है, लेकिन ये हेर से क्यों फैला रहा है? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि इनकी ISI के लोगों की अगर आपस में लगती है तो यार ये जाके हर्ष को जाके अपना नाम उजागर करने नहीं, के पर ये लिए सारी हर्ष जो है उसका ये सारा मकसद पाकिस्तान की फौज और ISI को हार्म करना है। और क्या यानी मतलब देखे ना यानी मैं जो नटशल तो यही हुआ ना। कोई और ऐसा इल्ज़ाम नहीं जो उसने ना लगा दिया उन पे, फाइनेंशियल करप्शन का लगा दिया, झूठ का लगा दिया, नाअहली का लगा दिया, और क्या बता सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि असद दुरानी को इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए था। मेरे हालांकि मेरे बड़ा अजीज वो दोस्त किसी को नहीं बनना चाहिए था। पाकिस्तान के मफादात फौज के ISI के जिस थाली से खाते हो उसी में छेद करते आपको हो। याद है, मैं आपको तारीख में पीछे ले चलूँ बहुत, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बुनियाद रखी, जब उन्होंने डॉक्टर कदीर के साथ मीटिंग की, तो हु स्पिल्ड द बीन्स? वो डॉक्टर मुनीर, खालिद हसन। हाँ वो उसने बड़ा गंद किया। वो प्रेस सेक्रेटरी थे भुट्टो जी साहब। जी। उसने पकड़ के इस्लामिक बॉम्ब IT मेरे ख्याल ITV थी या कोई ITN था, ऐसे चैनल था, उसमें इस्लामिक बॉम्ब के नाम पर एक प्रोग्राम कर दिया। जिसने कहा ये खैमे में मुलाकात हुई, ये हुआ वो हुआ, बड़ा ड्रामा किया। अब देखिए ये ही वेंट वेरी फार। और भुट्टो साहब ने फिर उसको सैक कर दिया। उस वक्त तो ये सैक करने पे इत्तेफाक किया। उसके बाद खालिद हसन साहब, ही वॉज अ गुड जर्नलिस्ट, हमारे कॉलम बड़ा अच्छा लिखते रहे हैं मेरे यहाँ वाशिंगटन में। मैंने उनको नेशन का कॉरेस्पॉन्डेंट कई साल रखा है बतौर एडिटर। अब तो उनका इंतकाल हो गया हुआ है, लेकिन सारी उम्र वो ही कुड नॉट लिव डाउन दिस। फिर नहीं उठ सका। उस जमाने में बड़ा यंग थे, ये बात कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे 72-73 की नहीं उस वक्त नहीं था, ये बाद में या 75 था शायद, 70s की बात है ना भुट्टो साहब। नहीं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है डॉक्टर कदीर जो है कोई 76 में शुरू हुआ ना। ये उससे थोड़ी सी पहले की बात लगती है मुझे, क्योंकि भुट्टो के प्रेस सेक्रेटरी शुरू में ही थे। बहरहाल वो डेट 70s थी। मतलब बात यह है कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको ये ठीक है। अब उसी किस्म की चीज़ जो है ये असद दुरानी साहब जो हैं, अब अल्लाह अल्लाह करें यार, रिटायर्ड हैं आप, ISI के चीफ रहे हैं, जर्मनी में सफ़ीर रहे हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में आपसे मुलाकात मेरी इनकी होती रहती है, बड़े सुलझे हुए जर्नैल हैं एक। और ये वो उन जर्नैलों में इनका शुमार होता है जो प्रो बेनज़ीर गिने जाते थे ISI के अंदर। तो अब पता नहीं इनको क्या बने यार। ये इस पर हमने किसी वक्त बात करनी है। पाकिस्तान में जो महल्लाती साजिशें हुई हैं फ्राम 77 टू दिस डे, यानी कभी कभी यानी जो हमारा आप पर भी कर्ज है और फ़र्ज़ है मेरे पर भी, क्योंकि हम कई चीज़ों में बराह रास्त वी वर विटनेस और वी हर्ड फ्राम दी पीपल इन हाई ऑफिस जी। तो इस पर भी बात करनी है, क्योंकि लोग जो है ना वो मुख्तलिफ उनके चेहरे और रूप होते हैं, हर रोज़ एक नया चेहरा सजा लेते हैं लोग। हाँ जी, ये अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन मुल्क और कौम उस पर अगर गुलाम हसन साहब, इसमें एक और जो बात है ना वो बताऊँ आपको पता है कि अभी कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई जनरल राहिल शरीफ की जी सरबराही, जी उसमें उन्होंने कुछ रॉ पर जी इल्ज़ाम लगाए। किसी सहाफ़ी ने दुर्फंत नहीं छोड़ी कि वो रॉ ने सेल बना लिया पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोटाज करने के लिए। वो चले एक अलहदा बात है। अब आज ये स्टोरी जो है पाकिस्तान के बाद अखबारों ने छापी है, भारत में इसको बहुत सरप्राइज किया, उछाला जा रहा है। देखा ना, वो तो पहले आपको पता है उनको तो और क्या चाहिए था, अंधे को चाहिए दो आंखें। लेकिन ये सवाल मैं अगर आपसे करूं, यानी अब मैं ना, यानी हमारा तो पाकिस्तान और इस्लाम और फ़ौज इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़, मुझे बताएं कि आपकी फ़ौज और आपकी ISI का आपका ख्याल है कि उनको पता ही नहीं है कि असामा बिन लादेन एबटाबाद में रह रहा है साल से,
एंड ये दे डू नॉट नो अबाउट इट। गुलाम साहब, मेरी अगर ईमानदारी की बात पूछें, ये अर्ज की स्टोरी का मुझे नहीं पता। अगर उनको नहीं पता था तो इट वॉज देयर बिजनेस टू नो, और अगर पता था तो फिर अर्ज ठीक कह रहा है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्योंकि मैंने बड़ा इनका देखा एक दफ़ा। और देखिए ना, ये जनरल कियानी जी और पाशा जो है, ये बड़े, जनरल कियानी भी, ये देखिए एक मैं बात आपको कहने लगा, जनरल कियानी, मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, शायद पहले ISI के सबरात है जो आर्मी चीफ बने, तो वरना बनाया नहीं जाता। बनाया नहीं जाता। तो ये उनकी एक ISI की बैकग्राउंड थी, और पाशा उनका एक खासुल खास थे। अब कई मामलात जो है, वो साल बड़ा बुरा था। ये वो साल था जिसमें रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था जी जनवरी में, मई में ये हुआ, और 26 नवंबर को सलाला इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर हमारे कोई 26 फौजी मारे गए। काफ़ी ज़्यादा इतनी थे, सिर्फ 26-27 वो मारे गए थे, और नेटो सप्लाईज बंद हो गई। अब अगर आप देखें, ये हज के तनाजर में, स्टोरी के तनाजर में, यानी अभी आपको फिर ये कोई ड्रामा था, यानी अच्छा ये है, अगर आप इजाज़त दे दोबारा, जैसे आप तो अभी भी कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, तो जब ये मेरा ज़रा और तरह का होता है, यानी कि आपने कहा भी दिया एक दिन प्रोग्राम में कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं फिर पीछे ही करते रहते हैं, जैसे इशरतुल आबाद। जी आज वो मैं ज़रा अब थोड़ा सा परेशान हो गया जी। कि अब क्या करूं मैं, तो क्योंकि आप MQM में ज़्यादा पीछे पड़े हुए। अच्छा, वो हुआ कि मैंने एक स्टोरी छापी उस वक्त 79 में, यानी ये है फरवरी टू April 4, तारा मसीह की नहीं उस यानी उस हवाले से मैंने कहा कि जो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98% जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, वो जो है ना, वो नको नक आए ने। वो जब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक और उसकी टीम से ये कहा है कि भाई आप फांसी ज़रूर दे दें, हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेड बॉडी हमें दे दें ताकि हम लोगों में जाके। वेलकम बैक आलम निज़ामी साहब। इकानमी के ऊपर आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उससे भी बड़ा एक बॉम्बशेल वहाँ एक वो सैमुअल हर्श या क्या नाम है, वो पहले भी बढ़िया किताबें लिख चुके हैं, कंट्रोवर्शियल। हाँ, ये असामा बिन लादेन के इशू पर पुलिट्जर प्राइज विनर है, और ये इसने बड़ा काम किया। जो अल गरेब में नहीं, जो वो प्रिजन था जहाँ पे इराक में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया गया प्रिजनर्स को, कुत्ते छोड़े गए, उन पे जो कुछ भी किया गया, और क्या मैं बयान करूँ, उसकी भी इंकशाफ इसने किया। इसी तरीके से वियतनाम वॉर में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, मा लाई मैसेकर, जिससे वियतनाम वॉर की जहत बदल गई, वो भी इसी का स्कोप था। न्यूयॉर्कर में लिखते हैं, लेकिन ये लिखा है कोई लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में मौसूफ ने। ये मसला ये है कि गुलाम हसन साहब, आपको भी पता है, मैं भी इसी प्रोफेशन जो जर्नलिज्म से, आप भी इसी से, ये जहद मुसलसल चीज़ रहती है। अब मौसूफ 78 साल के हो गए, नहीं तो उन्होंने तो लिया नहीं, मेरा तो ख्याल है कुछ 17-72 हो गए, क्योंकि ये जो उन्होंने इंकशाफात किए ना, ये ही बड़े खौफनाक हैं। पहले मैं इंकशाफात आपको बता दूं, फिर उसके बारे में। अच्छा, एक वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ तो ये आम तासर है ना, शकील अफरीदी जो है, डॉक्टर शकील, उसको भेजा उन्होंने। सबसे पहले तो कहते हैं कि एक आदमी जो है ISI का साबिक अफसर, एहलकार, वो अमेरिकन CIA के पास चला गया, ठीक है ना, और वहाँ जाकर उसको कहा कि भाई मुझे $25 मिलियन दें, मैं आपको बताता हूँ कि उसामा बिन लादेन जो है कहाँ छुपा हुआ है एबटाबाद में। उसका उन्हें फिर अमेरिका से लाई डिटेक्टर टेस्ट लेके देखा, तो बकौल 10,000 लफ्ज़ के पीस के ये ठीक निकली बात। फिर उन्होंने एक, वो कहते हैं मेजर डॉक्टर आमिर अजीज़, वो तो मेजर नहीं है,
जो आमिर अजीज हम जानते हैं वो मेजर नहीं, लेकिन वो है उसामा हड्डियों बिन का लादेन माहिर, का इलाज करता रहा, वो गया है, करता रहे। करता रहा, और एक ज़माने में अरेस्ट भी रहा। उसने आज एक टेलीविजन प्रोग्राम में तरदीद की है कि मैं वो नहीं हूँ, ये कोई मेजर है, लेकिन साथ ही उसने उसामा बिन लादेन को शहीद और ये और नहीं, वो एक मेजर आमिर को और इस डॉक्टर अजीज को मिला तो नहीं दिया कोई? मेरा तो ख्याल है को मिला ये 70 बतरा हो गया। ये आमिर अजीज साहब यही हैं अगर हैं। वो कहते हैं कि उसने जाकर डीएनए इकट्ठा किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये डीएनए प्रोग्राम नहीं? नहीं, डीएनए प्रोग्राम नहीं, ये डीएनए लिया उसने। और ये शकील अफरीदी जो है, ये तो कहते हैं कि ये किसी और प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, तो इसको ऐसे ही कवर बनाया। वो सबसे बड़ी जो बात यह है कि वो कहते हैं कि हमने इससे जनरल क्यानी और जनरल पाशा को कह दिया कि जी हमें पता है कहाँ पे आपने कहाँ रखा हुआ है इसको। ही और ये है कि वो 2006 से उसामा बिन लादेन एबटाबाद में वर्चुअली अंडर अरेस्ट था ISI। उन्होंने कहा कि जी, फिर ये कहता है कि जी वो पाकिस्तान को क्योंकि ज़रूरत थी फौजी इमदाद की और इक़्तिसादी इमदाद की, तो ब्लैकमेल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा जी आप ऑपरेशन करें, हम इसको ऐलान ना करें, बाद में कहेंगे ड्रोन से मारा गया अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन क्योंकि वहाँ हेलीकॉप्टर गिर पड़ा तो उनको ओनअप करना पड़ा, और उसामा बिन लादेन इलेक्शन के लिए इसको यूज़ करना चाहता था, उसने कह दिया। फिर उसने कहता है कि अंडर द टेबल भी पाकिस्तानी लोगों को पैसे देते रहे। अब मुझे ये जो है ना बड़ी इंतहाई अनलाइकली सी स्टोरी लगती है कि, लेकिन ये दूसरी तरफ गुलाम हुसैन साहब देखें, जब वो उसामा बिन लादेन का 2 मई को वाक़या हुआ, तो ये बात भी अनलाइकली लगती थी मुझे कि ISI जैसी बाखबर जमात को बिल्कुल पता ही नहीं था। यहाँ तो बहुत नाअहल है, यहाँ को कवर अप है। अब ये हर्ष जो कुछ कहता है इस पर आज वाइट हाउस ने बड़ी दो टोक तरतीब की इसकी। उन्होंने कहा कि ये मुबालगा आ रही है, और ये मुबालगा आ रही है बल्कि झूठ, और इसके अंदर झूठ का पलंदा है, और इसके अंदर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज हैं। और ये उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी है कि पाकिस्तान को वाकई इस ऑपरेशन का कतई इल्म नहीं था। इट वॉज केप्ट सीक्रेट। उसामा बिन सदर ओबामा ने कहा कि ये नहीं बताना उनको। फिर ये भी कहते हैं कि उसको तो दफनाया, वो उसको समुद्र में दफनाया नहीं गया, वो तो कहीं अफगानिस्तान ले गए थे जलालाबाद, ना ही उसकी तस्वीरें उतरी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इतना ज़्यादा झूठ और इतना ज़्यादा, और ये भी कहा कि वो बंदा जो था वो ज़हनी क्या नाम है, जिस्मानी तौर पर उसकी सेहत ठीक नहीं थी। ये उसने बड़ा सीरियस, सबसे बड़ी बात जो उसने कही है ना, वो कहते हैं बड़ा सीरियस कि उसामा बिन लादेन जो है उसके कंपाउंड पे कोई हिफाजती अमला ही नहीं था, कोई गार्ड ही नहीं थी। वो कहते हैं इसलिए नहीं थे कि पहले मिली भगत से ISI के जो गार्ड थे वो चले गए थे, कि उनको पता था ऑपरेशन होनी है। इसी तरह एयरफोर्स को कह दिया गया कि इनको इंटरसेप्ट ना करें, इसीलिए जो हेलीकॉप्टर गिरा वो इंतजार करते रहे दूसरे हेलीकॉप्टर का, वो फिर गए। फिर तीसरे कहते हैं वो कि ये ओबामा ने इस चीज़ को बहुत बहादुरी का किस्सा बनाने के लिए, ये बात मुझे ठीक लगती है, एक नहते उसामा बिन लादेन जो कि इंतहाई बीमार था, उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड गोली चलाई। वो कहते हैं दिस वाज मर्डर। आपने पॉइंट ब्लैंक फायरिंग की है, यार नहीं उसका आया है नहीं, पहले ये था ना कि उसने क्लैशनकोव चलाई, नहीं करे, वो कहाँ से उठाई? कहाँ उससे चलाई? वो तो उठा ही नहीं सकता था, वो बिल्कुल जिंदा दरगोर था। और ये बात जो है मुझे किसी हद तक इसमें को थोड़ी यानी ये हाफ बेक्ड और हाफ ट्रूथ, कुछ ऐसा ही मामला लगता है। लेकिन इसमें एक तो उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। ये स्टोरी अगरचे मई के अंदर, अच्छा ये एक चीज़ है, ये अब ये मैं जो पहले जो वाक़या था ना वो तो मैंने ओपन एंड शट बताया, वो जो चीफ मिनिस्टर हाउस का जी। लेकिन अब ये बात और है, एक साहब है, अब अगर आप इजाज़त दें तो नाम ले लेता हूँ, ये आसफ हाशमी नहीं जो आजकल ये वैक्यू ट्रस्ट में था और बाहर भागा हुआ है, ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक था जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद से। और वो परवेज़ मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ सतहों पर कहते एक दिन मैं इनके पास बैठा हुआ था तो इनको अचानक आई इतला कि ये वो बंदा जो है ना हमने पकड़ लिया जी। तो ये और उन्होंने फ़ोन को सुन के बंद कर, उनका भाई आपने कुछ नहीं सुना,
यानी ये काफ़ी उस वक़्त की बात है। उससे कहता है कि यानी उन्होंने बताया तो ना जनरल ने, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो असामा बिन लादेन या अयमन अल ज़वाहिरी था। हो सकता है, लेकिन गुलाम हुसैन साहब यहाँ जो है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टोरी की जो 10,000 वर्ड्स की जो है ना, बेसिस जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? आप सुनाइए। कराची का कैसा दौरा रहा और इस्लामाबाद? कभी कराची से कभी इस्लामाबाद जाना है कि क्या करी जाना है? वो तो पिछले हफ्ते जिक्र किया था आपसे मैंने जी। कुछ। तो अभी जी। क्या हो रहा है? एनीवे, एमकेएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राब्ता कमेटी के अजलास के बाद, और उन्होंने मेरे फेवरेट डॉक्टर इशरत अब्बाद साहब से मुतालबा किया है कि वो फिल फॉर गवर्नर सिंध के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। और उनका हमारे से नाम लिया गया था, हमने इनको नॉमिनेट किया था। इन्होंने पहले बड़ी अच्छी खिदमत ज़ाहिर की, उसके बाद हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती के और इंतकामी कार्रवाइयों के पहाड़ तोड़े गए, उसके ये टस से मस नहीं हुई। ना इन्होंने कोई निगरान कमेटियाँ बनवाई, किसी कोई जुल्म ज़्यादती जो एमकेएम पर रुआ रखी गई है उस पर इन्होंने आंखें, कान और मुंह और नाक बंद किया रखे, और हम पर दरवाजे भी बंद कर दिए और हमें बेड़ियों जो थे उनके आगे फेंक दिया। तो हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये एमकेएम की वजह से गवर्नर बने थे, तो एमकेएम इनसे मुतालबा करती है कि ये इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन्होंने ज़्यादतियों, यानी मतलब है कि जो कुछ एमकेएम के ख़िलाफ़ हो रहा है उसमें ये पार्टी है या पैसिव रेजिस्टेंस दी है इन्होंने। मतलब मुख्तसर ये बात। नंबर 2, फिर हम इसी पर बस नहीं की, या तो इसी पर कायम रहते। अफसोस तो ये नवाबजाद नसरुल्लाह खां है, अफसोस तुम न किसी बात पर पूरे उतरे, ना वफाएं तुम्हें आई ना जफाएं तुम्हें आई। फिर कहते जी अगर वाकई ये बड़े सीरियसली हमारे पैरोकार हैं तो तायब होके इस्तीफ़ा दे के हमारे मिल जाए हमारे। ये 10 आरिफ निज़ामी साहब मतलब की वही बात यह है कि अनफॉर्चुनेट। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका मुतालबा पूरा होता नज़र आ रहा है। आप कितने रोज से कहते थे कि इशरत, आप अंदाज़ा करें नहीं तो मैंने तो रिकंसीडर करना पड़ेगा। ये डॉक्टर इशरत जो है, कहा मुझे तो अब वापस लेना पड़ेगा। मैं ये अर्ज करूँगा कि 27 दिसंबर 2002 से गवर्नर चले आ रहे, यानी अपने 13वें साल में कई सदर, 3 तो सदर ला चुके हैं मेरे ख्याल से, वो कई वज़ीर आज़म। अब लेकिन मेरी अपनी दानिश में उनको नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी राय बदल रहा हूँ, क्योंकि एमकेएम चाहती है कि वो चले जाएं, इसी को ठीक कर रहे होंगे काम। नहीं, पर आपसे बेहतर तो कोई नहीं है इसमें। मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं अब ये तो खैर नॉन सीरियस बात कर रहा था, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। गवर्नर जो है, अगरचे हमारी पार्टियां उनको नॉमिनेट करती हैं, रजवाना साहब जो है वो यहाँ, रफ़ीक रजवाना, हाँ जी, यहाँ पे गवर्नर लगे, मुल्तान से तल्लक है, सेनेटर थे, पीएमएलएन के ख़ास दस्तराज थे। लेकिन अब जब गवर्नर लग गए वो, तो पूरे सूबे के गवर्नर हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पंजाब में ये ट्रेडिशन है कि गवर्नर जो है वो साउथ से होना चाहिए अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब से है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा है कि लाहौर से ये सलमान तासीर साहब थे जी गवर्नर, लाहौर से शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे ठीक थे। है। लाहौर से मियाँ अजहर थे, एक ही पार्टी में थे ना। इसी तरीके से आपको देखा जाए तो जो चौधरी सरवर साहब हैं वो सेंट्रल पंजाब को कर रहे थे। अब अगर आप ये कहें कि चौधरी सरवर अराइयों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अराई बरादरी जो है उन पर उन्होंने ख़त्म कर दिए कॉन्फिडेंस, तो मतलब आज तो जो कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, यानी इसी तरह बात खान जो हैं वो सिर्फ
MQM के गवर्नर थे, वो पूरे सिंध के गवर्नर थे, बल्कि हैं अभी तो, जिन्हें मुझे मुकर्रर किए गए तो पूरे सिंध के गवर्नर मुकर्रर किए गए। और हमारे यहाँ तो ये भी हुआ ना कि गैर सियासी लोगों को भी गवर्नर बना दिया जाता है, और उसकी वजह यह है कि ये गवर्नरी का अहदा जब एक दो आप ले लें तो आप पार्टी एफिलिएशन से बालातर होना पड़ता है आपको। और बल्कि रिजाइन करने के बाद भी 2 साल आप जी इलेक्शन एग्जैक्टली नहीं यही लड़ मैं सकते। कहने लगा था कि 2 साल तक ये जो पाबंदी लगाई हुई इसलिए लगाई हुई है कि आप अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। ये और बात है कि चौधरी सरवर साहब PTI में शामिल हो गए, मेरे नज़दीक ये भी जो गवर्नरी के नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं नहीं वो ठीक है, मुझे मालूम है, टेक्निकली स्पीकिंग ये मेरा ख्याल है कि इस कानून की स्पिरिट के खिलाफ थोड़ा वेग है मेरे ख्याल से। है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस गवर्नर, देखे ना अब आप यही हाल सदर का है। अब जरदारी साहब जो थे वो सदर थे और वो पीपल्स पार्टी के मफादात की आबियारी कर रहे थे, और अगरचे प्राइम मिनिस्टर यूज़ा गिलानी थे, तो ये नहीं कह सकते कि आप, ये नहीं, शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता ये कि आप बिल्कुल ही तनाराकश हो पॉलिटिक्स जाए अलग हो जाए। लेकिन ये कि इस पर मतलब कि भाई ये जो इशरत अब्बास जो है वो अगर MQM को दुम छल्ले हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उनको फारिग कर दिया जाए। अब मेरा और ख्याल फारिग होकर जो आपने बात की कि कहाँ चले जाएं, उधर ही वापस चले जाएं। मुझे नहीं समझ लग रही है क्या करे। अच्छा, ये मुझे जो आरिफ निज़ामी साहब पता लगा ना, इनके ये जो स्मेल आई है, अगरचे जिस किस्म के लोग और जिस किस्म की क़यादत और जिस तरह की पॉलिटिक्स MQM खेल रही है और बहुत सारे बाकी सियासी जमातें खेल रही हैं, उसमें तो वो परफेक्टली फिट है। जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करें, आप भी कत्लो गारत में शामिल रहें, और भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग, जितने करोड़पति और अरबपति लोग हैं उनसे पैसे लूट के अपनी जेबें भरें और कराची को तबाह कर दें। ये इशरत अब्बास साहब पूरी उनकी शराइत पूरी करते हैं। अब उनको मरोड़ पता क्यों उठी, भैड़ी रोंदी यारां नूं लै ना भरावां दा। अब ये MQM को आज ये तकलीफ है कि इनको कहीं से स्मेल आ गई है कि इनके जराइम पेशा लोग और जो वो एक अस्करी विंग जिनका आप जिक्र करते हैं जी, उनकी वजह से हो सकता है कि ये MQM की चीर फाड़ में गवर्नर अपना कोई फैक्शन पैदा ना कर ले। इनको अब ये तकलीफ है कि ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। ये आप ठीक कह रहे हैं। ये इनको ये नहीं, हाँ सौलत मिर्जा की फांसी आपको पता है कि होने वाली है जी, और उसके बाद हो सकता है कि उसकी बेवा के हवाले से कुछ मजीद चीजें आनी हैं। चीज़ें सामने आज इसका दिन क्यों चुना गया है? अच्छा, ये तो बात पक्की है। अब दूसरी जो बात यह है कि इशरत अब्बास जो है इसके